पर आप देख रहे हैं इकोना सॉल्यूशन और आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 70 से जो हमारे क्वेश्चन 70 तक कवर किए थे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में, और पार्ट 3 हम जो है आज कवर करेंगे। ये जितने भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और साथ साथ में जो HPCRA के द्वारा पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर जी कंडक्ट करने जा रहे हैं, अभी 6 दिन के बाद होने वाला है। इस बात की गारंटी और इस बात की स्टिकता इस बात से लगाई जा सकती है कि जितने भी क्वेश्चन है डेफिनेटली देयर में भी पॉसिबिलिटी कि इससे क्वेश्चन आए। बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ प्रिसाइज और कंसाइज प्रिपेयर किए गए। तो आप ध्यान दें कि इनको बहुत अच्छे से देखें एक बारी लास्ट प्रिपरेशन में। और इसके बाद हम लास्ट प्रिपरेशन में जो अभी HPCRA का है, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इंटरेस्टेड है, हम इससे संबंधित जितनी भी 5 से 6 दिन के अभी बचे हैं उसमें कवर अप करेंगे। जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में वो बार बार पूछे जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे मैक्रो माइक्रो। आज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मंडल फ्लेमिंग मॉडल से पूछा गया है, और ये मैंने अपने सेट की उसमें वीडियो में भी कवर किया है कि ये जो क्या मान्यता है, इसकी अजम्पशन क्या है। तो फिक्स प्राइस लेवल को है, या फ्लेक्सिबल प्राइस लेवल है, या फिर नो कैपिटल मोबिलिटी की बात करता है। तो इसमें कौन सा राइट रहने वाला है? तो राइट आंसर इज 1, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म की बात की है, शॉर्ट टर्म की बात की है, और शॉर्ट टर्म में जो है मॉडल विद स्टिकी प्राइस के साथ होता है, ठीक है, स्टिकी प्राइस के साथ होता है। स्टिकी मतलब फिक्स्ड है, तो दिस राइट आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्मॉल ओपन इकोनॉमी विद द परफेक्ट मोबिलिटी, कैपिटल मोबिलिटी है, ठीक है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व क्या कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो ये हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा, या अपवर्ड स्लोपिंग होगा, या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉरिजेंटल, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि परफेक्ट मोबिलिटी में एम्प्लाइज क्या होता है कि डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर हो जाता है, इट इक्वल्स टू द वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो वर्ल्ड लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है। तो इसलिए कैसा बन जाता है, जो हमारा BP कर्व है वो कैसा हो जाता है, हॉरिजेंटल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स फेजेस, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस साइकिल की जितनी भी फेजेज है वो अलग अलग कैसे जो है बिजनेस साइकिल का जो फेजेज है वो रहते हैं, ठीक है, कौन सा पहले आता है, तो कौन सा सीक्वेंस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और जितने भी HPCRA वाले हैं वो ध्यान दें कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, और छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें छोटा सा गलती आपकी ये रहेगी कि, तो इसमें ऑप्शन है एक्सपेंशन होता है, पीक होता है, फिर उसके बाद रिसेशन होता है और टॉप होता है, ठीक है। उसके बाद पीक होता है, एक्सपेंशन होता है, टॉप होता है, रिसेशन होता है, रिसेशन होता है, टॉप होता है, एक्सपेंशन, पीक होता है। सो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला वो राइट आंसर इज 1, ठीक है, क्योंकि जब इकोनॉमिक गतिविधियां एक्सपैंड करती है तो वो कहाँ पहुंचती है, एक्सपैंड बढ़ रही है, इट मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और कहाँ पहुंचेगी, पीक पे पहुंचेगी, और पीक में पहुंचने के बाद वो फिर से डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है और लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसको टॉप बोलते हैं, ठीक है, टॉप बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। और इसका जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है, प्लीज़ इस बात का आप कैन वो कर लेना, क्योंकि सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज़ द, ये पॉइंट आपका रिसेशन में जा रहा है, लास्ट में टॉप में पहुंचेगा। तो ये जो राइट आंसर इसका रहने वाला हो वो एक है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ड्रेटिव जो हमारे पास साइकिल हैज़ ड्यूरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो कितना जो है रहने वाला, जो अलग अलग बिजनेस साइकिल, ठीक है, तो बिजनेस साइकिल्स में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के आधार पर जो इनको कैटेगराइज किया जाता है। जो कॉन्ट्राटिव का है वो कौन सा रहने वाला है, उसका जो साइकिल है इट लास्ट ओवर टू द 50 to 60 ईयर्स, ठीक है। तो 3 से 5 का जो साइकिल होता है उसको किचन बोलते हैं, KITCHEN, किचन साइकिल बोलते हैं। ध्यान रहे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली आता है। उसके बाद है 7 से 11 पे भी जुगलर बोलते हैं, ठीक है, तो इसको जुगलर बोलते हैं, ठीक है। और 15 से 25 के बीच का जो साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है, उसको कुजनेट साइकिल बोलते हैं। तो इस हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है, कुजनेट्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें इनमें जो किचन साइकिल है 3 से 5, 7 से 11 जुगलर का है, और 15 से 25 के बीच कुजनेट का है। और ये जो कॉन्ट्राटिव का है ये कौन सा है, ये है 50 से 60। ध्यान, जितनी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसके साथ साथ ध्यान से आपने क्योंकि आपके लास्ट प्रिपरेशन में एक टाइम काम आ सकता है, अकॉर्डिंग टू रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। तो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी का ये ध्यान रखना कि ये इसके कंट्रीब्यूटर कौन कौन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रीब्यूटर कौन है, या आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, या ये पूछा जाएगा कि इसका मेन फ्लक्चुएशन कॉज बाय, किसकी वजह से फ्लक्चुएशन, क्या इनका जो है मेन अजम्पशन था, किस ब्याह पे उनका जो है वो था, क्या टेनेंट से, ठीक है, टेनेंट का मतलब होता है बेसिक, इनका जो बेस क्या था, ठीक है। तो उसके आधार पर क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन ऑप्शन है
मॉनेटरी शॉक है या रियल शॉक्स है या डिमांड शॉक्स है या गवर्नमेंट शॉक्स। सो दिस थ्योरी बिजनेस रियल बिजनेस साइकिल वो रियल शॉक्स के आधार पर, जिसमें टेक्नोलॉजिकल और प्रोडक्टिविटी के जो शॉक्स रहते हैं उसके आधार पर कॉज किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, रियल बिजनेस साइकिल बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, द सोलो ग्रोथ मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट इन द स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो जो सोलो का मॉडल है मैंने अपने वीडियो में कवर किया है और प्लीज़ आप देख लें एक बारी, क्योंकि सेट में भी 50 से ज़्यादा प्लस क्वेश्चन जो है, जो मैंने सेट की जो 5 से 6 वीडियो बनाई थी उसमें कवर हुए हैं। घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी यही आएंगे और उसमें जो एसपीसीआरए का जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें भी यही पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपिटल पर वर्कर ग्रोज एट द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, राइट है। उसके बाद आउटपुट पर वर्कर इज कांस्टेंट, नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कैपिटल पर वर्कर इज कांस्टेंट विदाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो ध्यान देने वाली बात है। तो बोथ इज द करेक्ट, 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इसमें है द गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन किसने दिया था, फेल्प्स ने दिया था, ठीक है, फेल्प्स ने दिया था। और ये ध्यान दें कि ये फेल्प्स ने क्या बात की थी, इसमें कंजम्पशन की बात की थी, कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात की गई कि अगर स्टेडी स्टेट ग्रोथ को वहाँ पे जो है अगर मैक्सिमाइज किया जाएगा तो तभी जो है कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करने के आधार पर वहाँ पे कैपिटल जो एक इन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं, अपना ग्रोथ का मॉडल दिया था। इसमें ये बात की गई है कि क्या जो स्टेडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर की बात हुई है या स्टेडी स्टेट कंजम्पशन पर वर्कर की बात हुई है या फिर स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर की बात हुई है। सो और 77 का मैंने अभी बोल दिया आपको कि इसमें कंजम्पशन की बात है और कंजम्पशन इस ढंग से मैक्सिमाइज होता है इस पॉइंट पे, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे कंजम्पशन का जो पैटर्न है मैक्सिमाइज हुआ है, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू किसके बराबर जाती है, एन प्लस ये चेंज, ठीक है। तो ये आधार पर मैक्सिमाइज स्टेडी स्टेट को मैक्सिमाइज करता है एट द रेट ऑफ सी स्टार, ठीक है। तो ये ही ध्यान देने वाली बात है, जो फेल्प्स है इन्होंने जो है गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सोलो मॉडल इफ द सेविंग रेट इंक्रीजेस, ठीक है, अगर सेविंग रेट इंक्रीज करती है द स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक कैसा रहेगा, ठीक है। जो स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या रिमेन कांस्टेंट रहेगा या फिर उसमें फर्स्ट इंक्रीज एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ये राइट आंसर इज इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि हायर शिफ्ट इन द सेविंग कर्व, ठीक है। जब शेविंग कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो लीडिंग टू द हायर स्टेडी क्या होगा, हायर स्टेडी जो कैपिटल जो हम बात बोल रहे हैं कैपिटल स्टॉक, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या सेविंग का कैपिटल के साथ जो है पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरोडोमर मॉडल ग्रोथ मॉडल इज बेस्ड ऑन, ठीक है। तो बहुत फेमस है, यहाँ से जितने भी हैरोडोमर का मॉडल है या सोलो का मॉडल है, ठीक है, यहाँ से कॉल्डर का मॉडल है, ठीक है, कॉल्डर का मॉडल है। ये जो फेमस कोड यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है और घुमा फिरा के किसी भी व्याप पे अजम्पशन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यही क्वेश्चन है जो आपको जो है कुछ मार्जिन से रख देगा, ठीक है। जो एक दो क्वेश्चन में प्लस माइनस अगर यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर देंगे। हैरोडोमर मॉडल जो है क्या किसके आधार पर बेस्ड है, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट एंड सेविंग रेशियो रेट के आधार पर है या लेबर प्रोडक्टिविटी के या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, नहीं, ह्यूमन कैपिटल की बात नहीं करते हैं। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग रेट की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने बोला था कि ग्रोथ इजिकल, और ये भी मैंने डिस्कस किया था, एस डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। और बी कुछ भी नहीं है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, कंडीशनल कन्वर्जेंस इन द सोलो मॉडल मीन्स, ठीक है। तो जो सोलो का मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, ठीक है, उसमें कंडीशनल कन्वर्जेंस एक होता है कंडीशनल, ठीक है, एक कंडीशनल होता है और दूसरा डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस का एक कंडीशनल कन्वर्जेंस होता है और दूसरा डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात दोनों चीज़ें। कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब वो एक साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक साथ एक सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेंटर की तरफ कोई गोल है या इट मीन्स वहाँ पे ग्रो होना चाहता है कोई भी कंट्री, तो कंट्री जो दूसरी कंट्रीज है, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्रियाँ भी ग्रो होती है। और इसका मतलब क्या हुआ, दे। और लेकिन डाइवर्जन का मतलब है कि बाहर की तरफ, सेंटर की बाहर की तरफ। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, छोटा सा डिफरेंस है। सो इसमें पूछा गया है कि पुअर कंट्रीज ऑलवेज ग्रो फास्टर देन द रिच कंट्री, ऑप्शन इज 1, ठीक है, इज इनकरेक्ट। पुअर कंट्रीज ग्रो फास्टर ओनली विद सिमिलर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अगला है ऑल कंट्रीज कन्वर्ट्स टू द सेम इनकम लेवल, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है
अगला आंसर है कन्वर्जन नेवर। तो ये क्वेश्चन का ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि पुअर कंट्री ग्रो फास्टर करती है, ठीक है, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चरल पैरामीटर होने चाहिए। जो भी उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस है एक कंट्री के अंदर, स्ट्रक्चरल चेंजेस उनके बिल्कुल कैसे होने चाहिए, पैरामीटर्स जो भी है, जैसे पॉपुलेशन है उनका, जो भी अंदर विद इन इकोनॉमी के जो उनके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए पैरामीटर, तभी जाकर के वो क्या कर सकती है, कंडीशनल कन्वर्जन कर सकती है। तो ये उसके अनुसार था। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वॉज इंट्रोड्यूस, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो ये सीधा आपने टिक कर देना है। कार्ल मार्क्स का जो है कैपिटल ऑफ वैल्यू, लेबर वैल्यू के ऊपर बात थी, जिसमें उन्होंने बोला है कि कैसे एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा। जोसेफ सिम्पटर जो इसका राइट आंसर है। जॉन मेनार्ड केन्स के लिए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मिल्टन फ्रेड फादर ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, इन द सोलो मॉडल विद द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस द स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर इक्वल्स किसके बराबर होती है। तो इसमें जो है आंसर दे रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, डिप्रिसिएशन के साथ है, डेप्रिसिएशन के साथ होता है, या फिर रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस होता है, या सेविंग रेट होता है। सो इसका राइट आंसर है रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये जो है जो स्टेडी स्टेट होता है, आउटपुट पर वर्कर, क्या आउटपुट पर वर्कर के हिसाब से जो है क्या करता है, ग्रो करता है विद एक्सोजीनियस, ठीक है, तो विद एक्सोजीनियस, ठीक है, एक्सोजीनियस जो फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के आधार पर वो क्या करता है, ग्रो करता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस प्रपोजिशन इज एसोसिएटेड विद, तो जो पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, ठीक है, तो बेसिकली जो केन्स की तो नहीं है और ना ही मोनेटिस्ट की है, क्योंकि केन्स ने बोला था फिस्कल पॉलिसी को इन्होंने प्रोपाउंड किया था, ठीक है, उसके बाद मोनेटरिस्ट ने बोला था कि हाँ जी मॉनेटरी पॉलिसी ही जो है एकमात्र फैक्टर है और कॉजिंग इन द जो भी इकोनॉमी में जो है उनको करेक्ट कर देता है, इम्बैलेंसेस वगैरह जो भी है। लेकिन न्यू क्लासिकल और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट तो सीधा का सीधा ह्यूमन जो माइक्रो लेवल के जो इंडिविजुअल बेसिस पे उनके डिसीजन से, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये बात की थी, जिसमें लुकास एंड सर्जेंट, ध्यान रहे क्योंकि लुकास एंड सर्जेंट, ठीक है, ये जो दो नाम है, ये भी पूछा जाता है कि न्यू क्लासिकल, ठीक है, एक न्यू क्लासिकल है, एक न्यू क्लासिकल, ठीक है, न्यू क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल, ध्यान देने वाली बात है। लुकास एंड सर्जेंट इसमें आते हैं, जिन्होंने ये बोला था कि जो पॉलिसी इनइफेक्टिव रहती है क्योंकि लोगों के द्वारा रेटेक्स, जिसकी हम बातें बोलते हैं रेटेक्स, ठीक है, रेटेक्स रैशनल एक्सपेक्टेशन पीपल के द्वारा, इस हिसाब से इनइफेक्टिव रहती है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डेवलप बाय, ये मैंने अभी बात डिस्कस कर दी थी कि रेटेक्स का जो है वो कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये बेसिकली जॉन मूथ ने दिया था, ठीक है। फेब्स का मैंने बोला कैपिटल एक्यूमुलेशन है, ठीक है, कैपिटल गोल्डन कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है, ध्यान देने वाली है। और ये फिलिप्स का जो फिलिप्स कर दी थी, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन एंड वॉट एवर, सो ये ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला वो है जॉन मूथ, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट दिया था जॉन मूथ के द्वारा 1961 में। ध्यान दें, ये जो भी डेट लिखा रहा हूँ उसको एक बार देख लें। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड बाय, ठीक है, तो जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है, एग्रीगेट डिमांड नहीं आती, मनी सप्लाई नहीं आती, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं आती, तो इसमें क्या आता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल होती है एंड फ्रिक्शनल फैक्टर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फैक्टर, स्ट्रक्चरल का मतलब है कुछ इकोनॉमी में ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल रहती है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और फ्रिक्शनल का मतलब है कि मार्केट इनपरफेक्शन की वजह से, मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से वहां पे क्या है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहती है, तो इसकी वजह से वहां पे क्या है, किसको क्या बोलेंगे अब, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोले। उसके बाद है लुकास क्रिटिक आर्ग्यू दैट, ठीक है, तो लुकास के क्रिटिक्स जो थे उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था, ठीक है, उन्होंने बोला था मैक्रो मॉडल शुड बी बेस्ड ऑन माइक्रो फाउंडेशन, ठीक है। उन्होंने जब क्रिटिसिज्म की थी लुकास एंड सर्जन का, मैंने बोला था न्यू क्लासिकल है, तो इन्होंने किस ब्याह पे जो इनका क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है पॉलिसी चेंज आफ्टर इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल या ऑल ऑफ द एबव। तो सो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है, ये देखो, इन्होंने बोला था कि जो मैक्रो मॉडल्स है वो किसके आधार पर बेस होने चाहिए, माइक्रो फाउंडेशन के आधार पर होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले जो भी बनते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंसिडर नहीं किया जाता था। पॉलिसी चेंजेस ऑल्टर द इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेफिनेटली करता है, जिसमें हमने बोला था, जिसमें डिस्कस किया था इन्होंने कि जो फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो है लोगों के एक्सपेक्टेशन के द्वारा उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। एक्सपेक्टेशन ना रैशनल लिखे, ठीक है, जो भी लोगों के द्वारा एक्सपेक्टेशन की जाती है विद इन इकोनॉमिक सिस्टम में वो कैसी है, रैशनल है।
तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है न्यू केंजियन इकोनॉमिक डिफर्स फ्रॉम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थॉट। तो न्यू केंजियन में सबसे पहली बात तो है कौन कौन से इकोनॉमिस्ट आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिस्ट कौन कौन से आते हैं जो न्यू केंजियन के उसमें आते हैं, जिन्होंने मेन्यू कॉस्ट की बात भी की है। मेन्यू कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, मेन्यू कॉस्ट में ये मेन्यू कॉस्ट क्या होती है, तो इसको भी एक बार देख लेना प्लीज। अब बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें रैशनल एक्सपेक्टेशन है या प्राइस एंड बेसिस रिजिडिटी है या फ्लेक्सिबल प्राइसेस है या फिर प्राइस पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस है। सो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि प्राइस एंड बेसिस की क्या रहने वाली है, रिजिडिटीज है। क्या है, रिजिडिटीज है, ठीक है। तो ध्यान दें रिजिड वहाँ पे जो है इतनी इजी ढंग से जो है चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बोला था, केन्स की जो एम्फेसिस किया था रिजिडिटी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है सेज लॉज स्टेट करता है, जो कि सेज लॉ है, जेबी से ने दिया था, ये कंसेप्ट बहुत ईजी है। या फिर आपसे पूछा जाता है जेबी से के द्वारा कंसेप्ट किया था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, ठीक है, तो ये राइट आंसर इज 2, ठीक है, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा टफ नहीं था। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो मॉनेटरिस्ट के अनुसार क्या प्राइमरी कॉज है इन्फ्लेशन का, इनके अनुसार सीधा सीधा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग है या फिर एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई है या बेज पुश है या फिर ऑयल शॉक प्राइसेस है, ठीक है। तो ये डिस्कस किया था, जिसका राइट आंसर ये है क्योंकि एक्सेसिव जो ग्रोथ इन मनी सप्लाई है, यहाँ पे मनी सप्लाई दिस इज, ठीक है, ये हमारा डिमांड फॉर मनी है, और अगर ये सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ से एक्सेसिव हो जाती है, इट मीन्स सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन में कैश ज़्यादा हो जाएगा, कैश ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिमांड लोगों के द्वारा क्या की जाएगी, हाई की जाएगी। दिस इज मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन अडेप्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टिव एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन इज दैट रेशनल एक्सपेक्टेशन, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि यूज द पास्ट डाटा ओनली, ठीक है, ये यूज डाटा बात करता है, या यूज ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द मॉडल स्ट्रक्चर, या फिर आर ऑलवेज करेक्ट, या इग्नोर पॉलिसी चेंजेस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 2, क्योंकि जितना भी ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उनके पास, क्या बोलते हैं, लोगों के पास है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, मॉडल को स्ट्रक्चर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसलिए मेन डिफरेंस है अडेप्टिव एंड रेशनल एक्सपेक्टेशन में। उसके बाद है वेरी अगेन वेरी फेमस ओकोन्स लॉ है, और ये ओकोन्स लॉ बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर आपको यहाँ से नोमेरिकल आएगा, और नोमेरिकल भी कुछ भी नहीं है, नोमेरिकल में आपने क्या करना है, डेटा डालना है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि देखो ओकोन्स लॉ क्या करता है कि परसेंटेज 1% अगर चेंज है, ठीक है, और 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में 1% चेंज आता है, तो जीडीपी फॉल्स बाय अबाउट 2 से 3%, ठीक है। तो जीडीपी कितने से फॉल करेगा, जीडीपी 2 से 3% के बीच फॉल करेगा, ये ओकुन ने अपने लॉ में बोला है। तो कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। क्या है, इफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, देन जीडीपी अगेन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो डिक्लाइन भी कितना करता है कि अगर ये 1% से बढ़ रहा है तो जीडीपी कितने से, 2 से 3% के बीच डिक्लाइन होता है। ध्यान देने, ये डबल से डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डिस्कस पॉइंट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है ये होता कैसे, आउटपुट गैप एंड एम्प्लॉयमेंट गैप को डिस्कस करते हैं, मनी सप्लाई कुछ भी नहीं, इन्फ्लेशन। और ये अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ मनी इज लाइकली टू इंक्रीज व्हेन, कब इंक्रीज होती है वेलोसिटी ऑफ मनी, जब क्या होता है कि या तो पीपल होल्ड मोर कैश, ठीक है, रखते हैं, या इंटरेस्ट रेट्स राइजेस होती है, या इन्फ्लेशन फॉल्स होता है, या इकोनॉमी इन द रिसेशन होती है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि किस स्थिति में होता है। तो जब आपका वेलोसिटी ऑफ मनी इज लाइकली टू बी इंक्रीज, कब बढ़ेगी, अगर उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो उस समय वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, इकोनॉमी में राइज करती है। अगला क्वेश्चन है इफ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज कितना है, 8% है, और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 3% है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ, और यहाँ इंटरेस्ट रेट लिख रहा हूँ, ठीक है। द रियल इंटरेस्ट रेट इज, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिशर का जो फॉर्मूला है, फिशर इक्वेशन, ठीक है। फिशर इक्वेशन क्या बोलता है, इसमें आता है आई इज इक्वल टू नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लिख दिया मैंने। और इसमें क्या है, नॉमिनल हमारे पास कितना था, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और एक्सपेक्टेड कितना है 3%, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान दें, इस ढंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी पूछा जाता है कि फिशर का जो जो फॉर्मूला है
फिशर इक्वेशन का वो कैसे कौन सा है, किस ढंग से उसको फिशर इफेक्ट स्टेट्स थे। क्या करता है फिशर इफेक्ट, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि अभी ये क्वेश्चन था पीछे। तो या तो ये रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट इन द लॉन्ग रन, नॉमिनल रेट इक्वल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर मनी सप्लाई इफेक्ट्स द प्राइसेस, या बोथ 1 and 3। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन का 1 and 2, क्योंकि देखो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट माना गया है और उसके बाद नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल, तो राइट आंसर इज 4। ठीक है, तो उनका अनुसार ये बोला जाता था कि वन फैक्टर वाइल एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लिविंग द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अनचेंज। तो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर, ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रैप इज द सिचुएशन, ठीक है, दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप। ये जो लिक्विडिटी ट्रैप है, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी की बात आ रही है और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की बेसिकली बात है। दिस साइड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ से नीचे जो है लोग क्या करते हैं, अपने पास मनी रखते हैं। और सीधा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मनी डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इनलास्टिक हो जाती है, या मनी मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव बनती है, इंटरेस्ट रेट आर नियर जीरो। तो कौन सा इसमें से राइट है, आपको एग्जामिनर किसी भी ढंग से, ये यहाँ से किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। और गड्ढा खोद रखा है तो गड्ढे में गिरने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली है कि इंटरेस्ट इनइलास्टिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाती है, आप चेंजेस करना चाहेंगे किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नियर टू जीरो, बिल्कुल डेफिनेटली नियर टू जीरो पहुंच गया। तो ये दीज आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज दैट इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर थ्योरी के अनुसार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर साइकिल होता है, साइक्लिक होता है, या फिर कांस्टेंट होता है, तो ये प्रो साइक्लिक होता है। ठीक है, ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट प्रो साइक्लिक क्यों होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज वेरीज पॉजिटिवली विद आउटपुट। ठीक है, आउटपुट चेंजेस के साथ साथ ये क्या हो, आउटपुट चेंजेस के साथ ये पॉजिटिवली वेरी करता है, तो इसलिए प्रो साइकिल होता है। ध्यान दें इस बात का, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जितने भी SPCRA वाले और या फिर नेट वाले हैं वो ध्यान रखें इस बात का, कोई भी अदर स्टेट सेट एग्जाम वाले। इफ द सेविंग फंक्शन इज, सेविंग फंक्शन दे रखा है -50 और +0.2y, ठीक है, ये दे रखा है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है 100, ठीक है, ये और दे रखा है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। ठीक है, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। सो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट पुट करना है, सेविंग इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, तो सेविंग -50 है, -50 + 0.2y है। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 100 को इधर, इसको 150 को इधर ले जाएंगे, 0.2y को इधर रहने दो, 0.2y को राइट साइड में रहने दो, 0.2y। ठीक है, और इधर क्या चला जाएगा, माइनस का 50 का प्लस हो जाएगा, 100 + 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 0.2 इसमें से जब निकालेंगे 0.2 1 माइनस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट 750 आ जाएगा, जो कि बहुत ईजी है, बहुत अपने पहले भी कर रखा है। द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द केन्जियन इकोनॉमिक्स मीन्स, क्या मतलब क्या होता है कि वहाँ पे क्या स्थिति हो सकती है केन्स का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने के लिए ईजी लगता है। अगला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, इसे बोला था क्या है कि या तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, या नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, या ऑल एडल्ट्स अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये स्थिति है, लेकिन यहाँ पे जो है नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में, और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की जो पहली बात की थी वो किसने की थी, इट वॉज केन्स। ठीक है, इट वॉज केन्स। ठीक है, केन्स ने ही इसकी बात की थी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात किसने की थी अपनी उसमें, जो उनकी फुल एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी बात की थी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल्स एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो MEC क्या करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है जब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये जितना भी मार्जिनल का कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, जब भी किसी चीज़ की अमाउंट बढ़ता है, क्वांटिटी एज इंक्रीजेस, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल हमेशा क्या रहता है, डाउन रहता है। ठीक है, तो ध्यान रहे क्यों करता है, रीजन ये है क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैसे डिटरमिन करते हैं, दो फैक्टर है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ हमारा जो क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, डिमिनिशिंग होते हैं जो बेसिकली जो किसके आधार पर होता है। सो इसका राइट आंसर है एक्सपेक्टेड रिटर्न डिमिनिश्ड एज मोर कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, जितने ज़्यादा है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ हिस्टेरिसिस। ठीक है, इन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बेरोजगारी में हिस्टेरिसिस की अवधारणा का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट्स द नेचुरल रेट इट्सल्फ। ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज रिटर्न्स टू द नेचुरल रेट, या अनएम्प्लॉयमेंट हैज नो लॉन्ग इफेक्ट, ओनली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट। सो राइट आंसर इज
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट द नेचुरल रेट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये इसमें स्टेटिस ये क्या सजेस्ट करते हैं कि प्रोलॉन्ग अगर अनएम्प्लॉयमेंट करता है तो कैन इंक्रीज द नेचुरल रेट और इनसाइडर और आउटसाइडर, ये ध्यान दें, इनसाइडर एंड आउटसाइडर, ठीक है, आउटसाइडर इफेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इफेक्ट भी देख लें एक बार, जितने यूजर्स नेट के एस्पिरेंट्स हैं वो देख लें, एक एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि एक बार ये चेक कर लें कि हिस्टेरिस का कंसेप्ट आया था और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ऐसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिनको भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जितने भी HPCRA के कैंडिडेट है, HPCRA जो PGT जो होने जा रही है, वो भी डेफिनेटली इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके काम का है, और नेट वाले इसको एक बारी क्विक रिवीजन में देख लें। धन्यवाद आपका, और ऐसा ही आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें जिनको भी ज़रूरत है, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।